हेलो एवरीवन, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो, एक नई क्लास जो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक संचयन से है। तो बच्चों, आज हम अपने अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और उस अध्याय का नाम है कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी, जिसे के विक्रम सिंह ने लिखा है। बच्चों, आप जो मुझे अपना कीमती समय दे रहे हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और इससे संबंधित आप जो भी आपको कोई मन में सुझाव है या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं आपकी उस समस्या का हल करूंगी। तो फिर से हम शिक्षा के इस नए सफ़र में आगे बढ़ते हैं कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी के साथ, जिसे के विक्रम सिंह ने लिखा है। तो लेसन इस प्रकार है। ध्वनि में ये अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। बच्चों, ध्वनि का अर्थ होता है किसी आवाज़, यानी कि जो कोई हम आम तौर पे जो हम भाषा लेते हैं उसको कहते हैं, यानी जिसको हम अपने कानों से सुन पाएँ। क्षण का मतलब होता है पल। तो इसका मतलब ये है कि ध्वनि में एक अद्भुत गुण होता है कि वह एक क्षण में ही आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में, यानी कि किसी भी समय में हमें पहुंचा सकती है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पे निकल जाते हैं। बच्चों, जो ये लेखक है वो ये बताने का जतन कर रहे हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सुबह जल्दी जल्दी सारा काम अपना निपटा के अपनी दैनिक दिनचर्या को पूरी करके घूमने को यानी कि लंबी मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ और अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। अलसाई का मतलब होता है आलस से परिपूर्ण। हमें सुबह सुबह उठते हैं तो हमें थोड़ा आलसीपना आता है ना, जैसे अंगड़ाई लेते हैं या चाय वगैरह आराम से पीते हैं, उसका जिक्र यहाँ किया है। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता। यह तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यूँ ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। दरअसल इस कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। तो मैं अपने लिए काफ़ी ऊर्जादायी पाता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में अब खुद को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। अभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया। खलल यानी जब हमें कोई अपनी जो हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमारा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो हम उसको खलल कहते हैं। मैं जगह एक ऐसी कान फोड़ू आवाज़ से, कान फोड़ू का मतलब ये होता है जो कानों को कर्कश लगे, जो कानों को अच्छी ना लगे, जो दो तोप दगने और बम फटने जैसी थी। गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल यह तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। मैंने खिड़की के बाहर झांका, यानी देखा। आकाश बादलों से भरा था जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। बच्चों, यहाँ जो लेखक है वो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं, यानी कि आकाश बादलों से भरा था, यानी आकाश में चारों ओर बादल ही बादल दिख रहे थे। इसकी तुलना उन्होंने सेनापतियों के द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे, यानी जब सैनिक एक दूसरे से टकराते हैं ना, आपस में लड़ते, उससे इसकी तुलना की गई है। विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े की अल सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था। इसका मतलब ये हुआ कि जो सुबह जो सर्दी यानी जाड़ा यानी सर्दी की जो अर्ली मॉर्निंग होती है उसका जिक्र कहा गया है कि जो आकाश था भूरा ऐसे ठंडा, चारों तरफ ऐसे धुंध सी नज़र आती है ना, उसका जिक्र किया गया है, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था।
इस तांडव के गर्जन तर्जन ने मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में ऊनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया था। तांडव यानी जो बादल होते हैं वो तेज़ गर्जना करके ऐसे लग रहा था कि कोई तांडव कर रहा है, मतलब बादल तेज़ी से गरज रहे थे। दिसंबर 1999 में ऑल ऑन द रोड शीर्षक के 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने था। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में है। 34% से ज़्यादा इसकी जनसंख्या वृद्धि दर की खासी ऊंची है। 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम द्वारा बनता है। सोनामुरा, वेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज़्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब है। बच्चों, ये त्रिपुरा के जो आसपास राज्यों का जो है वो बताया गया है। यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है। बांग्लादेश से लोगों को अवैध आवाक यहाँ ज़बरदस्त है। अवैध का मतलब होता है जो कानून के खिलाफ हो। अवैध यानी जिसको वैध नहीं माना जाए, और इसे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवाक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। ये त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और उसके इर्द गिर्द शूटिंग की, जो फिर मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। उज्जैन महल अगरतला का मुख्य महल है, जिसमें अब यहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को यह महत्व अब नाट्य के रूप में प्रतीकित करता है। प्रतीकित का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, मतलब किसी चीज़ को हम जब किसी के सामने रखते हैं तो नाटकीय रूप में अभिव्यक्त किया। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई है, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। बहुधार्मिक का मतलब है जहां बहुत सारे धर्मों को अपनाया जाता है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। अगरतला के बाहरी हिस्से पैचारथल में एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मुद महायानी बौद्ध है। ये कबीले त्रिपुरा में वर्मा या मम्यार से चट्टग्राम के रास्ते आते हैं। दरअसल इस मंदिर की मुख्य प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। बच्चों, ये त्रिपुरा के लोगों की कुछ समस्याएं जो उन लोगों के आने से हुई थी, या ये जो अच्छी जगह थी, बौद्ध मंदिर थे या कुछ और थी, प्रतिमाएं थी बुद्ध की, उसके बारे में हमें यहाँ बताया गया है। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टिलियामुरा कस्बे में पहुँचे। दरअसल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया गाँव ही है। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के प्रसिद्ध लोक गायक है और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं। हेमंत कोका बारोक बोली में गाते हैं। कोक बारोक बोली यानी इस बोली का नाम है, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक है। जवानी के दिनों में वे पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे। हथियारबंद का मतलब है जिस रास्ते पे हमें अपनी लड़ाई को लेने के लिए हथियारबंद होना पड़े, उस रास्ते को छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। यह एक सीधा साधा खाना था जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था। भारत की मुख्य धारा में आई मुँह जोर और दिखावेबाजी संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया था।
भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पे बहती शक्तिशाली नदियों और ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफ़ी गहरी प्रतीत होती है। गौरतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में से एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही आए हैं। बच्चों, आपने एस.डी. बर्मन का नाम सुना होगा, जो गायकार हैं वो त्रिपुरा से ही थे। दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से थे। तिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है। मोचियों का मतलब होता है जो जूते बनाते हैं, उनको यहाँ मोचिया बोलते हैं। लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषताएं थाप वाले वाद्यों जैसे तबला, थाप का मतलब होता है थाप यानी हथेली का जिस पे जोर लगता है, वैसे वाद्य यंत्र यानी तबला, ढोल के निर्माण और उनकी मरम्मत के काम से भी है। मंजू ऋषिदास आकर्षक कर महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। वे निरक्षर थी। निरक्षर का मतलब होता है अनपढ़, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। नगर निकाय को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए और इनमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में आ गई और बगैर हिचक के हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नई किस्म की अछूत प्रथा वहाँ अब भी चलन में थी। यानी कि वहाँ पर अछूत यानी छुआछूत, जैसे हम किसी नीची जाति से छुआछूत रखते हैं, वो प्रथा भी अभी वहाँ चल रही थी। त्रिपुरा के हिंसाग्रस्त मुख्य भाग पर मैं प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव तिलियामुरा ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 43 किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक CRPF की सुरक्षा में काफिलों की शक्ल में चलता है। मुख्य सचिव और IG CRPF से मैंने निवेदन किया कि वे अपने घेरेबंदी में चलने वाले काफिलों के आगे आगे चलने दें। थोड़ा ही ना नुकुर यानी थोड़ा सा मना करने के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन को CRPF की हथियारबंद गाड़ी में चलना होगा। ये एक CRPF एक हथियारबंद गाड़ी का नाम है और ये काफ़िला था जो चल रहा था। काफ़िला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। मैं अपनी शूटिंग के काम में इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी, जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे CRPF कर्मी के साथ निचली पहाड़ियों पे इरादतन रखे 2 पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया। 2 दिन पहले हमारा एक जवान यही विद्रोहियों द्वारा मारा गया था। उसने कहा मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई है। झुरझुरी का मतलब बहुत तेज़ी से कोई चीज़ ऐसे एकदम अचानक से कोई दर्द या कुछ भी बहुत तेज़ी से हो जाना। मनु तक की अपनी शेष यात्रा से मैं ये ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी जगह बंदूकें लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। त्रिपुरा की प्रमुख नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा कस्बा है। जिस वक्त हम मनु नदी के पार जाने वाले पुल पे पहुँचे, सूर्य मनु के जल में अपना सोना उधेड़ रहा था। सोना यानी जो सूर्य होता है वो सोने की तरह वो होता है, रोशनी होती है, मतलब वो छिप चुका था। वहाँ मैंने एक काफिला देखा। एक साथ बंधे हजारों बांसों पर एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था और नदी पर बहा चला जा रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी और हमारे काफिले को सुरक्षा दे रही CRPF की एक समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे। अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सिक्के तैयार करना। उसी अगरबत्तियाँ बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्य कैलाश शहर है जो बांग्लादेश की सीमा के काफ़ी करीब है। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से मुलाकात की जो केरल से आए एक नौजवान निकले। वे तेज़ तर्रार, मिलनसार, उत्साही व्यक्ति थे। मतलब तेज़ यानी कि वो तेज़ थे, मिलनसार थे और उत्साही थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि TPS यानी टरू पोटैटो सीड्स
की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है। आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की जरूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। पारंपरिक यानी पुराने तरीके से की जाने वाली खेती। इसके बरकस टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफ़ी है। त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अब सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम को भी किया जाता रहा है। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा जहां टीपीएस की खेती की जाती थी। फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप ऊनाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे? यह नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक शहर है। शैव तीर्थ यानी शैव धर्मावलंबी एक धर्म का जो रूप है संसार के इस हिस्से में जहाँ युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म ही फलते फूले रहे हैं, एक शैव तीर्थ है। जिलाधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। यह जगह जंगल में काफ़ी भीतर है, हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। तिलियामुरा ने मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज़्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था। मैंने कहा कि मैंने निश्चय ही वहाँ जाऊँगा और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा। अगले दिन जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए और यहाँ की ऊनाकोटी में ही हमने लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा। वहाँ हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुँच गए, लेकिन 1 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के चलते इस जगह सूरज की रोशनी 10 बजे ही पहुँच पाती है। ऊनाकोटी का मतलब है एक उच्च कोटि का होना, यानी 1 करोड़ से एक कम। दंत कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की एक कोटि से एक कम मूर्तियाँ हैं। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा इलाके में फैली है और यहाँ पाल शासक के द्वारा 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। पहाड़ों को अंदर से काटकर यहाँ विशाल आधार मूर्तियाँ बनी हैं। एक विशाल चट्टान ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करती है। गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में चली जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और इसके बाद इसे धीरे धीरे पृथ्वी पे बहने दें। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पे बना हुआ है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पे फैली है। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। पूरे साल बहने वाला एक जल प्रताप पहाड़ों में से उतरता है। जल प्रताप का मतलब होता है झरना, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही स्वतः देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा रहे हैं। चिन्हित यानी अभी पता नहीं लगा है कि इनके निर्माता कौन है। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुम्हार था। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पे जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पे शिव कल्लू को कैलाश ले चलने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए शर्त रखी गई कि एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होगी। कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति थे की तरह इस काम में जुट गए, लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से एक कम निकली। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर अड़े शिव ने इसी बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुमार को अपनी मूर्तियों के साथ ऊनाकोटी में ही छोड़ दिया और वहाँ चलते बने। ये एक पौराणिक कथा बताई गई है और जिसे अभी हम यहाँ बता रहे हैं कि उसकी तुलना कैसे की है। इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के 4 बज गए थे। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही ऊनाकोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया। मिनटों में जाने कहाँ से बादल भी घिर आए, जब तक हमें अपने उपकरण समेटने बादलों की सेना से। ये एक पौराणिक कथा है और इसमें बताया गया है कि शिव जो थे वो पार्वती के कहने पे कुल्लू कुमार था, उसको अपने साथ ले गए, लेकिन उसने मूर्तियाँ पूरी नहीं बनाई, एक कम थी तो उन्होंने वहीं उसको छोड़ दिया ऊनाकोटी में ही।
लगी। गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसे मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा, जिसने मुझे एक बार ऊनाकोटी पहुंचा दिया। यानी कि ऊनाकोटी में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, शिव के तांडव की तरह था। तो और जो लेखक है उन्होंने इसकी तुलना दिल्ली की सर्दी से की है। तो बच्चों, आज का ये चैप्टर आप सभी को कैसा लगा? थोड़ा सा हल्का सा ये मतलब थोड़ा सा उलझाने वाला लेसन है। अपने को 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से इसको, आराम से इसको समझना पड़ेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक छोटी सी ऊनाकोटी की कहानी है जिन्होंने लेखक ने अपना व्यक्तित्व पेश किया है। तो आप लोगों को कैसी लगी? आप मुझे अपने सुझाव दीजिए और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और फिर से मिलते हैं एक नए चैप्टर में, नई क्लास में, एजुकेटिंग पॉइंट पर। आज के लिए इतना ही।